हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो आराम से जाके वो वहां की वीडियोस भी देख सकता है। मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के ऊपर, जहां पे हमारा थर्ड लेसन इस वीडियो से शुरू हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब तक हमने कहीं ना कहीं दो फॉर्म को डिस्कस किया है, जिसमें से एक फॉर्म को हमने काफी डिस्कस किया है मार्केट के, जिसका नाम क्या है, मोनोपोली। ठीक है, फिर आता हमारा सेकंड परफेक्ट कंपटीशन और इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर, जो हमारा लेसन नंबर 3 का कंसेप्ट है। तो बात भैया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, उससे पहले भाई जिन बच्चों को इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं वो आराम से इस नंबर से नोट्स ले सकता है। आई बात समझ में, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूं लेसन नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर। तो ये मार्केट की एक और अनोखी फॉर्म है, क्योंकि जो मोनोपोली है ना और जो परफेक्ट कंपटीशन है वो रियल लाइफ में बहुत कम देखने को मिलती है। यानी कि वो एक कैसी मार्केट है, ठीक है, जो हमें जनरली अपने आसपास देखने को नहीं मिलती है। हमें अपने आसपास कैसी मार्केट देखने को मिलती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। बट मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो हमारे आसपास मोनोपोली होने के चांस भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बैरियर्स होते हैं रियल लाइफ में मोनोपोली बनने में। वो क्यों? क्योंकि नई नई फॉर्म एंटर करती रहेंगी। अगर किसी ने मोनोपोली बना ली तो वो एक दिक्कत बन जाती है यहाँ पे। दूसरा, गवर्नमेंट जनरली मोनोपोली फॉर्म नहीं होने देती, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है प्राइस ज्यादा चार्ज करके, जिसकी वजह से मोनोपोली गवर्नमेंट भी नहीं बनने देती। और अगर बना रखी है तो गवर्नमेंट ने खुद बना रखी होती है ताकि वो सोशल वेलफेयर कर सके, जिसको हम नेचुरल मोनोपोली मैंने इसको पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो मैं बात कर रहा हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, यानी कि सेलर्स की अपनी मर्जी है कि वो किसका प्रोडक्ट खरीदना चाहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सेशन के, पहले वो समझ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हम इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। ये सारे हमारे फीचर्स लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे किसके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियोस में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस चेक किया था, करवाया था मैंने, कंपेयर किया था मैंने मोनोपोली को और परफेक्ट कंपटीशन को। फिर आता है थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना होगा स्लोप ऑफ एआर और एमआर। मतलब एआर यानी कि एवरेज रिवेन्यू और एमआर यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू कैसे, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करते हैं। ठीक है, वैसे बताऊं तो दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, अभी बात करेंगे नीचे इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। देखो हम सबने देखा था कि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है जो एक स्पेसिफिक तरह के गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। क्योंकि वो इकलौता सेलर है तो वो जो प्राइस रखेगा, ठीक है, उस प्राइस में वो सेल कर सकता है, यानी कि वो प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है लॉन्ग रन के अंदर। अब कैसे अर्न करता है वो हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। ये हमारे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर कौन सा पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, टू फाइंड आउट इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्ट मार्केट में इनएफिशिएंसी कहां होती है। देखो इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है कि गड़बड़, जो चीज समझ में नहीं आती, चाहे वो प्रोड्यूसर को समझना है, चाहे वो सेलर को, प्रोड्यूसर को समझना है, चाहे वो बायर को समझना है, तो कहां होती है इनएफिशिएंसी, वो समझेंगे। देखो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट काम किया जा रहा है, सबको सब कुछ पता है इसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट। लेकिन हमें बात करनी है कि इनएफिशिएंसी कहां पे आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो भी हम चेक करेंगे। अब हम आते हैं, और सिक्स पॉइंट क्या है, टू मेजर एक्सेस कैपेसिटी ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म अगर है, यानी कि अगर एक फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है तो वो कितना एक्सेसिव प्रॉफिट कमा सकती है, यानी कि उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पे हो सकता है, उसको भी हम समझने के ऊपर काम करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। ये हमारे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं अपने फीचर्स के ऊपर, अपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स के ऊपर। कि हमने मार्केट फॉर्म तो पढ़ी कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम का मार्केट होता है, इसके फीचर्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा फीचर क्या है इसका, कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यानी कि सेलर भी बहुत सारे हैं और बायर्स भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल दूं तो सिंपल सी बात है, आप एग्जाम्पल तो मोबाइल फोन्स है ना, कि मोबाइल फोन्स में क्या होता है, अब मोबाइल फोन की कंपनी का नाम ले लो आप, आपके जैसे मैंने ये बोला आपके दिमाग में क्या आ गए, बहुत सारे नाम आ गए, है ना, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल,
ठीक है। नोकिया तो चलो अब रहे मार्केट से बाहर ही हो गया, क्यों हुआ उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्या है कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन सेल करते हैं, यानी कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो है, खरीदने वाले बहुत हैं, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी के पास, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके पास क्या है, अपना एक स्मार्टफोन होता है, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स की अपनी क्या है, मार्केट है। और दूसरी बात, यहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे हैं, एप्पल भी है, उसका अपना कस्टमर टारगेट है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, ठीक है, माइक्रोमैक्स है, बहुत सारे फोन हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिए हैं, छोटी कंपनीज तो इतनी सारी हैं जिसके मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। अब यहां समझते हैं इसी बात को। तो देखो, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर क्या क्या हैं, जिसमें से पहला फीचर क्या आता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। यहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, यानी कि खरीदार भी बहुत सारे हैं, तो प्रोड्यूसर यानी कि सेलर भी बहुत सारे हैं इन द मार्केट, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या है कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है अवेलेबल, और क्या उसके साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, बिल्कुल है। अब देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि फीचर्स क्या क्या है, यानी कि प्रोडक्ट अलग किस तरीके से है। अलग भी बहुत सारे तरीके से प्रोडक्ट हो सकता है ब्रांडिंग को लेकर अलग हो, कलर को लेकर अलग हो, साइज को लेकर अलग हो, ठीक है, फीचर्स को लेकर अलग हो, और सिमिलरिटी भी बहुत सारी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है ही। मैं इस कंपनी का फोन खरीदूं, अगर इसका मुझे महंगा मिल रहा है, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी सेम फीचर सस्ते में प्रोवाइड कर रही हो, तो हम वो वाला फोन ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सेल डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, यहां पे क्या बेचे जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो बात है, आपने ये क्यों बोला कि किसी सस्ते मिलेंगे। आप देखो, अगर आप फोनों को भी कंपेयर करने जाओगे तो कभी देखा होगा आप लोगों ने कि तो हो सकता है उसमें 3-4 फीचर मैच कर रहे हो, चौथा फीचर इस फोन में बेटर है, इस फोन में खराब है। मतलब अगर आप 2 फोनों को या 3 फोनों को कंपेयर कर रहे हो आपस में, तो हो सकता है कोई एक फीचर इसने बढ़िया दे रखा है तो दूसरा फीचर इसने खराब दे रखा है, दूसरा फीचर इसमें अच्छा है तो एक फीचर खराब हो सकता है। तो इसके हम बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, क्योंकि सारे फीचर्स मैच करें वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा प्राइस के हिसाब से, तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। इसलिए हमने क्या बोला, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती ये, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था ना परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे थे गुड्स, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे आप ए दुकान से लो, चाहे बी दुकान से लो, चाहे सी दुकान से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुड्स आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब इसमें देखो, द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। प्रोडक्ट अलग कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हो सकता है प्रेजेंटेशन के तौर पर अलग हो, स्टाइल के ऊपर अलग हो, ठीक है। आपने कहा ना कर्व डिस्प्ले आ रही है, सिंपल डिस्प्ले आ रही है, ठीक है, बहुत से तरह के डिफरेंस आते हैं, ठीक है। स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे बीच में एक फोन चला रहा है, इसका कैमरा ना बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं पॉपअप कैमरा, है ना, ऊपर से निकलता था बिल्कुल, ठीक है, तो बीच में वो फोन भी चला था ट्रेंड में, तो स्टाइल अलग हो सकता है। पैकेजिंग अलग हो सकती है कि पैक करके अलग तरीके से दे रही है। कलर हो सकता है, कलर भी डिफरेंट हो सकता है कि कोई सा अलग ही कलर निकाल दिया तो दिखने में काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है बायर्स को, कलर हो सकता है। एंड ब्रांडिंग भी हो सकती है। फिर आता है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट। अब ये सेलिंग कॉस्ट क्या होता है भैया, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट तो सुना है कि बनाने में जो खर्चा आ रहा है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। देखो, अब आप सब जानते हो कि भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बायर्स बहुत सारे हैं तो सेलर भी बहुत सारे हैं। अब सेलर को अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट, है ना, कि वो भारी मात्रा में एडवर्टीजमेंट करता है, बहुत सारे एड रन कर रहा है टीवीज पे, स्मार्टफोन पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, ठीक है, या फिर टीवी एक्ट्रेस के जरिए, तो बहुत सारे टीवी एक्टर और एक्ट्रेस के जरिए, तो बहुत सारे तरीके हैं कि जिसके तरीके से वो एडवर्टीजमेंट करता है। तो जब भी कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करवाता है तो उसकी जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या फिर सेलिंग कॉस्ट। अब यहां देखो, तो सेलिंग कॉस्ट क्या हुई, सेलिंग कॉस्ट बिसाइड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद में आती है इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइज करने में उस प्रोडक्ट को या फिर डीलरशिप में, कि भाई किसी को बेच दिया, आपको आगे फॉरवर्ड बेचना है, मतलब क्या, एक होलसेलर है उसने रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर फिर आम आदमी को बेच रहा है वो फोन, तो इस तरीके से चेन बन जाती है। तो जो कॉस्ट आते हैं ना यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट ना कहीं देनी पड़ती है कंज्यूमर्स को ही, क्योंकि खर्चा तो होता ही है भाई, एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता है बहुत ज्यादा। आप एक्टर को हायर करोगे, एक्ट्रेस को हायर करोगे किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट के लिए, आपने टीवी पे एड चलवाई या फिर बात करूं सोशल मीडिया पे एड चलवाई, तो पैसा तो लगता ही है। तो सिंपल सी बताऊं, सबकी कॉस्ट
इनडायरेक्टली किसको देना पड़ता है, कंज्यूमर्स को देना पड़ता है बाद में, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाता है। अब आते हैं आगे, एडॉप्टेशन ऑफ अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और साथ साथ और भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं ताकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, क्योंकि भाई नाम तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब चलते हैं थोड़ा सा नोकिया और सैमसंग को स्टडी करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था कि सैमसंग इतना फेमस नहीं था जितना उस टाइम पे नोकिया फेमस हुआ करता था, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक बिजनेस में एक टाइम पीरियड के बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है, यानी कि ट्रेंड चेंज होता है बहुत जल्दी से किसी बिजनेस के अंदर, और जो उस ट्रेंड को, जो उस चेंज को एडॉप्ट कर लेता है वो कंपनी तो बनी रहती है मार्केट के अंदर, वरना बाकी कंपनीज बाहर हो जाती हैं। जैसे कि अब सबको लग रहा था कि स्मार्टफोन का चलन आएगा, ठीक है, नोकिया इस बात को समझ नहीं पाया। सैमसंग भी पहले कीपैड फोन बनाता था, नोकिया पहले कीपैड फोन बनाता था जिसमें वो सांप वाला गेम खेलते थे हम लोग, है ना, नोकिया का छोटा सा फोन, ठीक है। तो नोकिया उसमें काफी फेमस था फोन के मामले में, लेकिन बीच में क्या हुआ, जैसे ट्रेंड रिवर्सल आया, यानी कि ट्रेंड में चेंज हुआ, लोगों ने कीपैड फोन छोड़ के स्मार्टफोन चलाना शुरू किया, ठीक है, तो बाकी सारी कंपनीज तो लग गई क्या बनाने में, स्मार्टफोन बनाने में, लेकिन जो कंपनीज इस चेंज को एडॉप्ट नहीं कर पाई वो इस मार्केट से बाहर होती चली गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोकिया, नोकिया इतना पॉपुलर नहीं है जितना पहले हुआ करता था, ठीक है। अब स्मार्टफोन में किसका नाम जानते हैं हम, सैमसंग का हो सकता है, ओप्पो, वीवो, ठीक है, एप्पल, तो ये सारी कंपनीज हम जानते हैं, एमआई, रेडमी, तो ये सारी कंपनीज हो गई जिनको हम जानते हैं। अब इसके अलावा एक चीज हो सकती है कि देखो बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि ट्रेंड में चेंज आया तो जो उस ट्रेंड को चेंज नहीं करेगा, अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, वो मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो वैसे ही ना मार्केट में अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यानी कि सेलर बहुत ज्यादा है, तो अपना सामान ज्यादा बेचने के लिए प्रोड्यूसर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगाता है। किस चीज के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ उसका सामान लोग खरीदे, अट्रैक्ट हो तो उसके सामान के लिए, खरीदना है तो भाई ये वाला फोन ही लेना है और किसी फोन को देखे ही ना, चाहे वो प्राइस कम करना हो सकता है, डिफरेंट ऑफर देना हो सकता है जिसको हम बात करेंगे अब, डिफरेंट ऑफर देना हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें करता है वो एक, ठीक है, कौन, प्रोड्यूसर अपनी नई नई स्ट्रेटेजीज लगाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करवा सके। अब आगे समझते हैं इस बात को। अब प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, अब ये प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है उसको समझते हैं। देखो क्या आपने अभी देखा है मोबाइल में प्राइस को लेकर जनरल लड़ाई होती है, नहीं, प्रोड्यूसर कभी भी ऐसी जगह, वो मोबाइल फोन सी कंपनी यहाँ पे प्राइस को लेके नहीं लड़ता, वो लड़ता है फीचर्स को लेके, कि ज्यादा से ज्यादा फीचर कम से कम प्राइस में जो प्रोड्यूसर एक कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है तो कस्टमर उसकी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लो अब एक फोन है 10,000 रुपए का और दूसरा फोन है 20,000 रुपए का, दोनों के फीचर सेम है, तो कस्टमर किसकी फोन ज्यादा परचेज करेंगे, पहले वाले के, क्योंकि वो 10,000 में सारी सर्विसेज दे रहा है, सारे प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब सारे फीचर्स दे रहा है उस फोन के अंदर, तो लोग उसके फोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्यों 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाएंगे वो। बिल्कुल सही बात है इस मामले में। तो सिंपल जल्दी से बोलते हैं नॉन प्राइस वॉर, ये प्राइस वॉर नहीं है, फीचर्स को लेके वॉर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, और इससे बेनिफिट किसका होता है, कस्टमर्स का, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्राइस को भी, जो अब कोई भी कंपनी है जो प्राइस रखेगी तो वो तो मार्केट को देख के रखेगी ना, इतना ऊपर भी नहीं कर सकती कि लोग उसका फोन ना खरीदे। अब सैमसंग को देखो, एप्पल ने अपना टारगेट बना रखा है रिच कस्टमर्स को, है ना, कि भाई जो अमीर लोग हैं वही एप्पल का आईफोन जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दूं, चलो एप्पल तो एक तरफ है, सैमसंग दूं, सैमसंग दोनों तरफ अपना हाथ पसार के बैठा है ना, अपने पैर पसार के, पैर फैला के, कि भाई अगर रिच कस्टमर आएंगे उसको भी निराश नहीं होने दूंगा। उसके लिए रखा हुआ है उसने एस सीरीज, जेड फोल्ड सीरीज, 1 लाख के फोन आते हैं, 1.5 लाख के फोन आते हैं, 2.5 लाख के फोन आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर ज्यादा प्राइस नहीं पे कर पा रहा है, उसके लिए और भी सीरीज लेके आ रखा है सैमसंग, ठीक है, जहां पे वो कम प्राइस में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्ट्रेटजी बनाए काम करना। तो यहाँ पे प्राइस वॉर भी है और नॉन प्राइस कंपटीशन भी। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइस कंपटीशन टेक्स फ्रॉम प्राइस कटिंग और ऑफरिंग। अब प्राइस कंपटीशन कैसे हो सकता है कि भाई कोई प्राइस कट कर दे, अपने ऑफर लिया है कि भाई मैं तो कोई फोन इतने में दे दूंगा, या फिर बाय वन गेट वन ऑफर लिया है, ठीक है, तो बहुत से ऑफर्स होते हैं। और एक होता है मतलब डिस्काउंट लिया है बहुत सारे तरह के। व्हाइल नॉन प्राइस कंपटीशन कैन टेक फ्रॉम अट्रैक्टिव कस्टमर बाय ऑफरिंग गिफ्ट। बस ऐसा कि कोई जब सेलर है, कोई प्रोड्यूसर है, वो प्राइस कट ना करे, सपोज करो प्राइस कट ना करे, लेकिन वो बोले कि अगर आप मेरे ये गुड्स खरीदते हो तो मैं आपको इस पे ये वाला गिफ्ट ऑफर करता हूं, ठीक है, या फिर बाय वन गेट वन ऑफर कर दिया, या फिर मान लो स्मार्टफोन लिया, स्मार्ट वॉच फ्री में दे दिया। तो बहुत से ऑफर्स आ सकते हैं, और जब ऑफर आते हैं ना तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है उस गुड्स या उस सर्विसेज की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से वो या फिर गिविंग मोर फ्री क्वांटिटी, ज्यादा फ्री क्वांटिटी दे दे, तो इस तरीके से कस्टमर बिना प्राइस को काटे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा दे के। अब यहां देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट
इस मार्केट के अंदर कोई भी एंट्री ले सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। एंट्री कब करेगा? जब लोगों को लगेगा कि फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है तो वो एंटर करते हैं। और एग्जिट कब करेंगे? जब उन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फ्री एंट्री और एग्जिट इस मार्केट में बनी रहती है। अब 6 पॉइंट में क्या आता है? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इसमें किसी के पास भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, किसी के पास यानी कि प्रोड्यूसर के पास भी परफेक्ट नॉलेज जनरली नहीं होती, और खासकर कंज्यूमर्स के पास भी नहीं होती। ठीक है, उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि भाई मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं उसके पास, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि मुझे कौन सा फीचर वाला फोन लेना चाहिए और कौन सा फीचर वाला फोन नहीं लेना चाहिए। इसको बोलते हैं लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब इसके चक्कर में एक चीज और होती है, वो क्या? अब्सेंस ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए वो भी परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। मोबाइल होने का मतलब क्या होता है, पहले वो समझाता हूं आप लोगों को। ये मोबाइल वर्ड ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए लिया हुआ है, नहीं। मोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसे मैं बड़ी आराम से कहीं पे भी लेके जा सकता हूं या कहीं से भी लेके आ सकता हूं, उसको हम बोलते हैं मोबाइल। मतलब जो इजीली कैरिएबल चीज हो, मतलब मैं इजीली कैरी कर सकता हूं उसे अपने साथ जहां मर्जी लेके जाना हो, तो उसे हम बोलते हैं इजीली मोबाइल। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो परफेक्ट मोबाइल नहीं होते हैं, यानी कि अब्सेंस ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इन मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। और किसकी वजह से होता है ऐसा? ये क्योंकि परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है प्रोड्यूसर्स के पास। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ फीचर्स थे किसके? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आई बात समझ में? फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए आप लोगों की, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये बात समझ नहीं आई, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं जब कमेंट ज्यादा हुआ करेंगे तो कमेंट का रिप्लाई करना तो मुश्किल हो जाता है। मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूं, मतलब कोई जनरल टॉपिक्स हो। अब कोई भी सीरीज है सपोज करो, अब मैं इसके लिए अब ये जनरली लेके आने वाला हूं अब आने वाली वीडियोस में, वो क्या कि जब मैं कोई सीरीज बनाऊंगा तो उसके जो भी डाउट्स आएंगे उन सारे डाउट्स को कलेक्ट करके मैं एक सिंगल वीडियो बना दूं जहां पे सारे जो डाउट्स हैं वो किस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं और किन किन क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आई है। आई बात समझ में? तो भाई कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब यहां तक जिसको जो उतारना है बता सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। उम्मीद है आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया होगा और सारे फीचर्स भी समझ में आ गए होंगे। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।